हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे साइकेट्रिक के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है साइकेट्रिक के अंदर, जिसमें हम देखते हैं जो भी रिलेटेड डिसीज इससे होती है उन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड कहां से आया है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसको डिवाइड किया है दो भागों में, स्किजो एंड फ्रेनिया। स्किजो का मतलब होता है स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है दरार पड़ना या किसी चीज का खराब होना, और फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड, मतलब माइंड का खराब होना, मतलब मन में दरार पड़ना। ये एक प्रकार का फंक्शनल साइकोसिस डिसीज है। फंक्शनल साइकोसिस मतलब ऐसी बीमारी जिसके अंदर क्या होता है, हमको किसी भी प्रकार का मेंटल डिस्टरबेंस नहीं होता है, लेकिन हमारा जो परसेप्शन होता है वो लॉस हो जाता है, हमारा सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो इसको हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर बहुत सारी जो भी साइकेट्रिक डिसीज होती है उनका मिश्रण होता है, यह एक सिंड्रोम के रूप में काम करता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को समझते हैं। इट इज अ फंक्शनल साइकोसिस विच कॉज डिसकंटिन्यूटी ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये एक फंक्शनल साइकोसिस होता है जो कि हमारी जो भी थिंकिंग होती है, सोचने समझने की क्षमता, और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, इन चीजों को ये डिसकंटिन्यू करता है, मतलब अनियमित करता है। और ऑल्सो अफेक्ट मोटिवेशन, परसेप्शन एंड बिहेवियर, मतलब हमारा जो भी प्रेरणा होती है, मोटिवेशन इंटरनल हमारे जो फीलिंग्स होती है, परसेप्शन मतलब हमारा एहसास होता है किसी भी चीज को, वातावरण में होने वाली घटनाओं को समझने का जो एहसास होता है सेंसेस के द्वारा उसको, तथा बिहेवियर मतलब हमारा जो व्यवहार होता है, इन सब चीजों को डिस्टर्ब करता है। ऐसी कंडीशन होता है स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका दूसरा डेफिनेशन कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस। ये इसमें मेंटल इलनेस मतलब साइकेट्रिक कंडीशंस की बहुत सारी डिसीज एक साथ मिक्स होती है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया। इसके अंदर क्या क्या होता है, विच अफेक्ट मतलब इससे क्या क्या प्रभावित होता है, थॉट्स हमारे सोच, कम्युनिकेशन कैपेसिटी मतलब विचारों का आदान प्रदान करने की जो क्षमता होती है, साथ में हमारा परसेप्शन बोध, बिहेवियर मतलब हमारा व्यवहार, इमोशंस मतलब हमारे संवेग, तथा रूटीन वर्क और सोशल रिलेशनशिप मतलब हमारे जो भी सामाजिक संबंध होते हैं, तथा जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं, ये सब कुछ डिस्टर्ब होते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब मन में दरार या स्प्लिट ऑफ माइंड। इसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो इसके बारे में है, ये इनको आप ध्यान से समझे। फर्स्ट है इसका मोस्ट कॉमन इन टीनेज एंड अडल्टहुड, मतलब ये हमारा किशोरावस्था और युवावस्था में बहुत ज्यादा होता है, और अडल्टहुड मतलब हमारा जब भी वयस्क अवस्था होती है, जब भी व्यक्ति वयस्क होता है, तो ऐसी कंडीशन में इसके जो इंसिडेंस रेट होता है वो बढ़ जाता है। इसके बाद देखते हैं इसका इंसिडेंस रेट कितना होता है, तो प्रति 1000 व्यक्ति में 5 लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार पाया गया है। ये वर्ल्ड हेल्थ का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी साइकेट्रिक डिसीज को काउंट करते हैं, उन्होंने देखा है कि 1000 लोगों में प्रति 5 व्यक्ति, हर 1000 लोगों में 5 लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया मतलब इन सब बीमारियों से जूझना पड़ता है। इसके बाद है मोर इन मेंस लेस इन विमेन, मतलब ये लोगों में मतलब मेल जो होते हैं व्यक्तियों में, पुरुषों में अधिक होता है, और स्त्रियों में इसको कम देखा गया है। इसके बाद है इसका ऑनसेट इज एक्यूट एंड साइलेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसका जो ऑनसेट होता है मतलब ये एक्यूट होता है, तीव्र होता है, मतलब एकदम से होता है, लेकिन साइलेंट होता है। इसका हमको मालूम नहीं पड़ता है शुरुआती स्टेज में। जब स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो धीरे धीरे एक लक्षण हमारी बॉडी के अंदर दिखना स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमको एकदम से पता नहीं चलता है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो डिसीज है वो हमारी बॉडी में एंटर कर चुकी है। इसके अलावा सिमिलर इंसिडेंस रेट इन होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इसका जो इंसिडेंस रेट है वो यही है, प्रति 1000 व्यक्तियों में कम से कम 5 लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया की शिकायत सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में देखी गई है। इसके सामान्य कारण, कुछ इसके कारण है, कुछ उसके बायोलॉजिकल कॉजेस को हम देखते हैं। तो हेरिडिटी और जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिक कारण होते हैं, ये पेरेंट्स से बच्चों को सामान्यतः मिलता है। दूसरा है वायरल इंफेक्शन इन प्रेगनेंसी, अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान में अगर वायरल इंफेक्शन है तो बेबी को फिटस मतलब गर्भ के अंदर ही बेबी को स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेन इंजरी और लैक ऑफ सेरेब्रल ब्लड सप्लाई, अगर ब्रेन इंजरी होती है, मस्तिष्क में कोई चोट लगती है, एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस या ब्रेन हेमेटोमा या किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कंडीशन जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड है, मस्तिष्क का विकार होता है, तो ऐसी कोई कंडीशन जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर या ब्रेन के किसी हिस्से के अंदर में अगर ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग, इसकी वजह से क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है। नेक्स्ट देखेंगे इंक्रीज ऑफ थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल, ब्रेन के जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें अगर इंक्रीज हो जाती है, उनकी साइज बढ़ जाती है या उनका आकार बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में यह भी एक कारण हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया का। इसके बाद हम देखते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज। साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक कारण क्या क्या है।
तो फर्स्ट होगा लो इंटेलिजेंस एंड ओवर इमोशन। ओवर इमोशन या लो इंटेलिजेंस, अगर व्यक्ति की मानसिक बुद्धि कमजोर है, कमजोर बुद्धि के कारण व्यक्ति के सोचने समझने और कार्य करने की क्षमता डिस्टर्ब होती है, तो ये कारण हो सकता है धीरे धीरे स्किज़ोफ्रेनिया के डेवलपमेंट का। दूसरा होता है ओवर इमोशन, किसी भी बात के लिए अगर ज्यादा व्यक्ति अगर संवेदित होता है, किसी भी चीज को लेकर के अगर व्यक्ति इमोशनली डिस्टर्ब होता है ज्यादा, तो उस कंडीशन में स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं सोशल कॉजेस, क्या सामाजिक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो फर्स्ट है ब्रोकन फैमिली, जिन लोगों का परिवार टूटता है या फैमिलीज अलग अलग डिवाइड होते हैं, या जिन लोगों के फैमिली में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है या डिस्टर्बेंस होता है, तो ऐसे लोगों की फैमिली टूटती है, जिसकी वजह से किसी एक व्यक्ति को या फैमिली के बहुत सारे लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया का सामना करना पड़ सकता है। किसी के बिहेवियर में डिस्टर्बेंस होता है, किसी का इंटेलिजेंस लो होता है और किसी को परसेप्शन लॉस होता है। इस तरीके से व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार की जो डिसीज होती है, किसी व्यक्ति में सारी बीमारियां एक साथ हो सकती है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक स्किज़ोफ्रेनिया। इसके बाद में लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, किसी को अगर फैमिली में इकोनॉमिकल कंडीशन अगर खराब है, आर्थिक स्थिति से या तंगी चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति का स्किज़ोफ्रेनिया का चांसेस बढ़ जाते हैं। स्लम लिविंग, अगर स्लम में रह रहे मतलब कच्ची बस्तियों में या छोटे घरों में अगर व्यक्ति रहता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसका माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, ब्रेन तक अच्छा पोषण नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसका जो माइंड होता है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, पॉइजनिंग और ट्रॉमा ऑफ ब्रेन सेल्स, अगर हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं में किसी भी प्रकार की चोट लगती है, कोई जहर होता है, पॉइजनिंग होता है, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अगर होता है, या फिर इन्फेक्शन अगर होता है ब्रेन सेल्स में, तो ब्रेन में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी ऑर्गेनिक डिसीज होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन अगर लाइफ में आती है किसी भी व्यक्ति के, जैसे फीमेल्स में प्रेगनेंसी हो या चाइल्ड बर्थ हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उनको मन में प्रॉब्लम्स हो सकती है, मन में दरार आ सकती है, काफी तरह की बातें मन में विचार चल सकते हैं, जिसकी वजह से उनका लॉस ऑफ सेंसेशन कम हो सकता है। इसके अलावा लॉस ऑफ समवन, मतलब किसी करीबी व्यक्ति की मौत होने की वजह से या किसी करीबी व्यक्ति को खो देने से या उससे अलग होने की वजह से भी हमारे मन में क्या हो सकती है, दरार आ सकती है। ये स्किज़ोफ्रेनिया का टाइप में कारण है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। इसके कुछ टाइप्स है, फर्स्ट है सिंपल, सेकंड हेबेफोबिक, कैटाटोनिक, पैरानोइड और एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया। इसके अलावा रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया, चाइल्डहुड या जुवेनाइल, जो बचपन में होने वाला स्किज़ोफ्रेनिया है। इसके अलावा लेट स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि 40 साल की एज के बाद होता है। और स्किज़ो इफेक्टिव, मतलब कुछ बॉडी के अंदर ऐसे इफेक्ट जो हमको स्किज़ोफ्रेनिया को बढ़ावा देते हैं। और सूडो न्यूरोटिक स्किज़ोफ्रेनिया। तो इन सब टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं आगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होता है या माइंड के अंदर कुछ इफेक्ट्स ऐसे आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, बार बार जॉब बदलना, और व्यक्ति को बार बार मतलब अपने काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, तथा व्यक्ति क्या होता है, बार बार जॉब बदलता है और अपने जो भी काम होते हैं वो डिस्टर्ब होते रहते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जब भी सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया की कंडीशन में होता है, तो उसको बार बार इल्यूजन्स होते हैं, मतलब कोई भी वस्तु उसको अगर नहीं भी उपस्थित है तो उसको दिखाई देती है। तो ये होता है सिंपल स्किज़ो। नेक्स्ट हम देखते हैं हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है, जो कि शुरू में एक्यूट होती है, थोड़ा सा तीव्र होती है, उसके बाद में क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति बच्चों जैसा बिहेवियर, मतलब चाइल्डिश बिहेवियर करने लगता है। जो व्यक्ति मतलब बिस्तर में ही बिस्तर में यूरिन कर देता है, स्टूल कर देता है। इसके अलावा बच्चों जैसा व्यवहार करता है, उसके मन में बहुत सारी बातें होती है जो वो बताना चाहता है लेकिन वो बता नहीं पाता है। तो इस तरह का व्यवहार जो कोई व्यक्ति करता है तो वो होता है हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट हम देखेंगे केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। केटा का मतलब होता है डिस्टरबेंस, टोनिक का मतलब होता है मसल टोन, मतलब हमारी जो मसल्स होती है उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या होता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीला होता है। अगर रोगी को केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया है तो वो किसी भी व्यक्ति को घूरता रहता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, ये मेल और फीमेल दोनों में बराबर होता है। व्यक्ति अपने कपड़े फाड़ने लगता है, और नर्स डॉक्टर अगर उसके पास जाता है तो उसको चिल्लाना करना। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस, तो ये सारी चीजें जिस व्यक्ति के अंदर होती है वो होता है केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, पैरा का मतलब होता है ज्यादा, मतलब अधिक। तो ये 30 वर्ष की उम्र से अधिक वाले लोगों में ज्यादा पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा कॉमन
स्किज़ोफ्रेनिया का टाइप्स होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को डेल्यूजन होता है। डेल्यूजन मतलब कोई भी अगर व्यक्ति अपने किसी भी व्यक्ति को लेकर के मन में अगर कोई विचार बना लेता है तो वो उसके प्रति उसी विचार को कंटिन्यू करता है। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति ने आपके लिए गलत तरह का विचार बनाया हुआ है कि आप इस तरह की पर्सनालिटी रखते हैं, तो वो व्यक्ति आपके लिए हमेशा उसी प्रकार का विचार बनाकर रखता है। मतलब जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है उसके लिए लास्ट इंप्रेशन साबित हो जाता है। तो इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया वाले व्यक्तियों में सामान्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया। एक्यूट का मतलब जो एकदम से होता है, जिसका ऑनसेट तीव्र होता है, जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तेज होता है। इसमें व्यक्ति क्या होता है, सपने जैसी कंडीशन में होता है। मतलब व्यक्ति को एकदम से कोई सी भी कंडीशन या कोई सी भी एक्साइटमेंट एकदम से हो जाती है। इसमें व्यक्ति कभी डिप्रेस हो जाता है, कभी व्यक्ति एक्साइटेड हो जाता है, मेनिया हो जाता है। इस तरह का पागलपन या किसी भी प्रकार का अवसाद व्यक्ति अगर अपनी शेल से, मतलब अपनी जो भी अवस्था होती है उससे नीचे वाली अवस्था में चले जाता है या खुद को नीचे या अकेला पाता है, तो ऐसी कंडीशन होती है एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के माइंड में बहुत सारी ऐसी थॉट्स होती है जो उसे लेक करती है, जो उसे नीचा दिखाती है, ताकि दूसरे, मतलब इससे की वजह से वो है दूसरे व्यक्तियों के सामने खुद को थोड़ा निचले स्तर का पाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब होता है इसमें नेगेटिव सिम्टम्स व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। जैसे व्यक्ति को हेलुसिनेशन होता है, किसी भी वस्तु अगर कहीं पे मौजूद नहीं है तो उस वस्तु को उसको दिखाई देता है। इस तरीके का कोई भी कंडीशन अगर व्यक्ति के सामने होता है। इसके अलावा व्यक्ति के अंदर डेल्यूजनल भाव आते हैं। और इसके अलावा रेजिडुअल, इसके अंदर में क्या होता है, रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया में व्यक्ति का जो भी नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, मतलब सोशल विड्रॉल होता है, वो लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करता है और अलग अलग तरह के इफेक्ट उसकी बॉडी के अंदर जनरेट होते रहते हैं। नेक्स्ट है चाइल्डहुड या जुवेनाइल स्किज़ोफ्रेनिया। चाइल्डहुड का मतलब होता है जो बचपन में, और जुवेनाइल का मतलब होता है किशोरावस्था में। तो 5 से 10 साल के बच्चों में जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है उसको बोलते हैं चाइल्डहुड। और जो 13 से लेकर 24 तक या 12 से लेकर 15-18 साल की उम्र के बच्चों में जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया का कंडीशन होती है उनको बोलते हैं जुवेनाइल स्किज़ोफ्रेनिया। इस कंडीशन में बच्चे क्या होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है, अटेंटिव नहीं होते, अपने काम को लेकर के फोकस नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है लेट स्किज़ोफ्रेनिया। लेट स्किज़ोफ्रेनिया जो कि अडल्टहुड के बाद वाली कंडीशन में, मतलब 40 से 45 साल की एज में स्टार्ट होता है। इस कंडीशन में व्यक्तियों को बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, क्योंकि व्यक्तियों के अंदर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब भी व्यक्तियों को रेस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी बढ़ती है या बॉडी के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उनको ऐसे कुछ काम करने पड़ते हैं जो उनकी फैमिली के लिए या उनके परिवार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो व्यक्तियों को काफी ज्यादा खुद से उम्मीदें बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में उनको माइंड में बहुत सारी चेंजेस आने लगते हैं। इसको बोलते हैं लेट स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट है स्किजो इफेक्टिव। स्किजो इफेक्टिव का मतलब होता है, स्किजो जो हमने देखा है कि स्किजो का मतलब होता है स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है दरार पड़ना। तो किस तरीके से दरार पड़ती है मन के अंदर, तो इफेक्ट उसके व्यक्ति के चेंजेस हो जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति एंटी सोशल हो जाता है, मतलब दूसरे लोगों से अलग हो जाता है, सहयोग की भावना खत्म हो जाती है, असहयोग व्यक्ति लोगों का नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्किजो इफेक्टिव स्किजोफ्रेनिया। और लास्ट है न्यूरोटिक स्यूडोनिमोटिक स्किज़ोफ्रेनिया। स्यूडोनिमोटिक न्यूरोटिक स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर में क्या होता है, व्यक्ति के मन में भय की भावना, मतलब डर की भावना उपस्थित हो जाती है, जिसकी वजह से उसके मन में बहुत सारे हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डेल्यूजन, इसके अलावा परसेप्शन लॉस और बहुत सारे तरीके के उसको फोबियाज, मतलब डर की भावना उसके मन में उत्पन्न होती है। तो ऐसी वाली कंडीशन को बोलते हैं स्यूडो न्यूरोटिक स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद में क्लिनिकल सिम्टम्स, जो भी साइन सिम्टम्स पेशेंट के होंगे उनके बारे में। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लें। स्किज़ोफ्रेनिया के क्लिनिकल सिम्टम्स मतलब कौन कौन से इसके लक्षण है, कौन कौन से चिन्ह है, उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं प्राइमरी सिम्टम्स, क्या क्या प्राथमिक इसके चिन्ह होते हैं, लक्षण कौन कौन से हमको शुरुआती दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट है 4A हम देखेंगे इसके अंदर, अफेक्ट, एसोसिएशन, ऑटिज्म, थिंकिंग एंड एम्बिवेलेंस। फर्स्ट है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है भाव अभिव्यक्ति में विकार, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या दूसरे लोगों के सामने नहीं दर्शा पाता है। दूसरा है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है जो भी वर्ड्स उसके पास होते हैं, मतलब जो भी शब्द उसके पास होते हैं, उन शब्दों को वो साथ में जोड़ नहीं पाता है और बातों को अलग अलग तरीके से बोलता रहता है। ऑटिज्म थिंकिंग। ऑटिज्म थिंकिंग का मतलब होता है इलॉजिकल बातें करता है, ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं हो या ऐसी बातें जिनका कोई जो किसी नियम पर या किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं हो, तो ऐसी बातें व्यक्ति करता है जिससे किसी भी वस्तु का, किसी भी अर्थ का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। इसके बाद है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है जब भी व्यक्ति दो या दो से अधिक चीजों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो या कॉन्फ्लिक्ट अगर उसके माइंड में हो, तो ऐसी वाली कंडीशन व्यक्ति का एम्बिवेलेंस कैरेक्टर दर्शाती है। इसके बाद देखते हैं
थॉट और स्पीच डिसऑर्डर मतलब विचारों और सूचनाओं और बोलने का जो तरीका होता है उसका किस तरीके से उसका व्यक्ति डिसऑर्डर होता है। फर्स्ट है पुअर्टी ऑफ थॉट्स। पुअर्टी ऑफ थॉट्स मतलब विचारों की कमी होती है, व्यक्ति के पास विचार बहुत कम होते हैं किसी भी बात को लेकर के। इसके बाद है थॉट ब्लॉक। थॉट ब्लॉक मतलब विचार बिल्कुल नहीं आना, विचार बद्धता जिसको बोलते हैं। इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा दोहराए गए शब्दों को रिपीट करना या शब्दों की नकल करना। इसके बाद है म्यूटिज्म। म्यूटिज्म का मतलब होता है बिल्कुल चुप रहना या बिल्कुल भी नहीं बोलना या कम बोलना। वर्ड सैलेड। वर्ड सैलेड का मतलब होता है अलग अलग शब्दों को जोड़ करके किसी एक शब्द को बनाना जिसका कोई मतलब तर्क नहीं निकलता है। इसके बाद है मूड एंड इमोशनल डिस्टरबेंस। मूड डिस्टरबेंस किस तरीके से होता है, तो फर्स्ट है रिड्यूस इंटेंसिटी मतलब जो भी व्यक्ति का इंटेंसिटी होता है बात करने को लेकर के, जो भी व्यक्ति का जो बात तरीका होता है उसमें इंटेंसिटी जो प्रभाव है वो बहुत कम दिखता है, मतलब व्यक्ति बात करते समय पर खुद को थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा अपनी शेल में चले जाता है। इसके बाद है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद, जब व्यक्ति खुद को थोड़ा सा नीचे के स्तर पे पाता है तो उसको कहते हैं डिप्रेशन। इसमें व्यक्ति लोगों से अकेलापन या अलग रहना पसंद करता है। एनेडोनिया। एनेडोनिया का मतलब होता है अपने विचारों को व्यक्त करने में असमर्थता, मतलब जो भी विचार अपने मन में है उनको सामने किसी के सामने नहीं दर्शा पाता है और व्यक्ति अंदर अंदर रहता है, एम्बिवर्ट रहता है। इसके बाद में सुसाइडल टेंडेंसी मतलब ऐसे विचार व्यक्ति के मन में आते हैं कि वो खुद को सुसाइड करने की कोशिश करता है या आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तो इसके बाद है डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर। जब भी स्किज़ोफ्रेनिया की कंडीशन होती है तो बिहेवियर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा सामान्यतः देखे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है इररिलेवेंट बिहेवियर मतलब व्यक्ति कैसा बिहेवियर करता है जो दूसरे लोगों के लिए या समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा है लेस एक्टिव मतलब एक्टिविटी कम हो जाती है व्यक्ति की। नेक्स्ट है सुसाइडल या मर्डर एक्टिविटी मतलब आत्महत्या या किसी की हत्या करने की एक्टिविटी व्यक्ति दर्शाता है, ऐसे कुछ कार्य करता है जिससे लगता है कि ये कोई भी गलत काम कर सकता है। इसके बाद में क्रिमिनल एंड सेक्सुअल ओवर एक्टिविटी मतलब व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए, क्रिमिनल या सेक्सुअल एक्टिविटी को करने के लिए ज्यादा उत्साहित हो जाता है। तो ये सब इसके सिम्टम्स। इसके अलावा बाकी सिम्टम्स हम देख सकते हैं। परसेप्शन डिसऑर्डर। परसेप्शन मतलब व्यक्ति को बाहरी दुनिया का एहसास करने में और बोध करने में किस तरीके से परेशानी आती है, तो इसके अंदर हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है जब भी व्यक्ति को कोई वस्तु अगर उपस्थित नहीं है, कोई चीज उपस्थित नहीं है, फिर भी उसको दिखाई देना, सुनाई देना, ये सारी जो चीजें होती है, जैसे रात में जंगल में पीछे से आवाजें सुनाई देती है, पायल बजने की आवाजें वगैरह, वो सब होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन का मतलब होता है लोगों को कुछ भी ऐसी चीजें दिखती है जैसे घोस्ट दिखना, तो ये सारी चीजें जो कि अवेलेबल नहीं है, जो कि उपस्थित नहीं है, तो वो भी लोगों को दिखती है। टेक्टाइल मतलब स्पर्श होता है कि किसी ने पीछे से टच किया है या ऐसा कुछ भी अगर फील होता है जबकि कोई नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन को हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो ये सारे विचार व्यक्ति के मन में उस समय आते हैं। इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है किसी भी फॉल्स परसेप्शन मतलब किसी भी वस्तु की उपस्थिति में हमको उसकी जगह कोई और वस्तु दिखाई देती है, सुनाई देती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इल्यूजन। इसके बाद है डिस्टर्बेंस ऑफ विल मतलब इच्छा शक्ति में किस तरीके से डिस्टर्बेंस या किस तरीके से परेशानी उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले सोशल और फैमिली एक्टिविटी से दूरी। व्यक्ति क्या करता है, सोशल और फैमिली एक्टिविटी जो होती है मतलब लोगों से मिलना, फैमिली से मिलना या फैमिली के साथ में या लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना, उससे लोग दूर हो जाते हैं, खुद को अकेला आइसोलेटेड ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद है इंटरेस्ट की कमी। किसी भी कार्य को करने में जो भी उसका इंटरेस्ट था, जिस कार्य को करने में, उसको करने में वो अब इंटरेस्ट थोड़ा कम दिखाता है। इसके बाद है लेक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मतलब किसी भी निर्णय लेने की क्षमता जो होती है व्यक्ति की वो कमजोर हो जाती है और इच्छा शक्ति भी व्यक्ति की कमजोर हो जाती है, विल पावर, लेक ऑफ विल पावर। इसके बाद एक डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन। बातचीत करने में किस तरीके से परेशानी उत्पन्न होती है, तो वर्बल तथा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कमी आ जाती है मतलब शाब्दिक और मौखिक, जो मतलब व्यक्ति बोलकर या अपने विचारों को एक्सप्रेस करके जिस भी तरीके से किसी से बात करता है तो उसमें व्यक्ति बातचीत करने में कमी आ जाती है, मतलब कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाता है, शब्दों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है आई कांटेक्ट करने में समस्या। ज्यादा प्रॉब्लम आती है आई कांटेक्ट करने में क्योंकि व्यक्ति का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। व्यक्ति को ये सारी समस्या जब होती है तो वो किसी से भी आई कांटेक्ट डायरेक्टली नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है। नेक्स्ट है लेक ऑफ वर्ड। जब भी व्यक्ति के पास किसी भी तरह का कोई वर्ड नहीं होते हैं, बोलने के लिए शब्द नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं लेक ऑफ वर्ड्स। इसके बाद है मोटर एक्टिविटी मतलब किस तरीके से हाथ पैर का यूज करके व्यक्ति जो मोटर एक्टिविटी करता है उसमें किस प्रकार का डिसऑर्डर या किस प्रकार की कमी आती है। तो
फर्स्ट है ऑटोमेटिक ओबीडियंस। ऑटोमेटिक ओबीडियंस का मतलब होता है अपने आप स्वचालित किसी की आज्ञा का पालन करना। जब भी कोई कुछ बोलता है तो चुपचाप गर्दन झुका करके हम लोग यस नो कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी आज्ञा का पालन करना। जैसे ही किसी ने कुछ बोला कि ये काम करना है तो तुरंत हम उठ करके वो काम कर देते हैं। तो ये वाली कंडीशन होता है क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी होती है इस कंडीशन में। नेक्स्ट है केटाटोनिया। केटाटोनिया का मतलब होता है मसल टोन में कमी। हमारी जो मसल्स होती है उनका डेवलपमेंट कम होता है, जिसकी वजह से जो हमारी वॉलेंटरी मसल्स और इनवॉलेंटरी मसल्स होती है, मतलब जैसे वॉलेंटरी मसल्स हमारी जो होती है वो हमको क्या करती है, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है, और इनवॉलेंटरी मसल्स हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं जो हम लोग खुद से इच्छा से करते हैं, जैसे उठना, सोना, बैठना, वॉशरूम जाना, ये सारी, खाना पीना, ये सारी क्रियाएं हम लोग क्या करते हैं, खुद से करते हैं। लेकिन जब भी मसल टोन कमजोर हो जाती है, केटाटोनिया की कंडीशन में क्या हो जाता है, व्यक्ति इन सारी क्रियाओं को स्वचालित मतलब अपने आप नहीं कर पाता है और ये सारी क्रियाएं ऑटोमेटिकली हो जाती है। इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया का मतलब होता है रिपीटेटिव एक्टिविटी। मतलब जैसे इकोलेलिया में हमने देखा था, कि रिपीटेटिव वर्ड्स, मतलब जब भी कोई व्यक्ति कोई शब्द बोलता है तो उसके शब्दों को दोहराना है, उसकी नकल करना। और इकोप्रेक्सिया में क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी एक्टिविटी को करता है, किसी काम को करता है, तो उसके द्वारा किए गए काम को दोहराना, रिपीटेटिव एक्टिविटी इकोलेलिया के अंदर में आता है, सर इकोप्रेक्सिया में आता है। नेक्स्ट है एक्साइटमेंट, ज्यादा उत्तेजित होना किसी भी काम को लेकर के। और ग्राइमेसिंग। ग्राइमेसिंग का मतलब होता है अलग अलग तरह के फेशियल एक्सप्रेशन दर्शाना, मतलब अलग अलग तरह के सैडनेस, कभी कभी हैप्पीनेस, कभी एंगर। तो ये सारी जो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन अलग अलग तरह के, इस कंडीशन को बोलते हैं ग्राइमेस करना, ग्राइमेसिंग। तो ये सारे होते हैं साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स स्किज़ोफ्रेनिया का। अब हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट। तो क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या नर्सिंग केयर हम दे सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो भी स्किज़ोफ्रेनिया वाला पेशेंट होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन देंगे, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह देंगे, हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह देंगे। क्योंकि ऐसा वाला पेशेंट क्या होता है, आत्महत्या वाला या हिंसक प्रवृत्ति का या वायलेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़े, ज्यादा बिहेवियर खराब होना, एंटी सोशल होना, असामाजिक कार्य करना, ये सभी में पड़ सकता है। इसलिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पहली हमारी प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद में जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, हम उसको क्या दे सकते हैं, फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी मतलब ड्रग थेरेपी, केमिकल और मेडिसिन के द्वारा उसको ठीक करने की कोशिश हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स क्या होता है, जो भी साइकेट्रिक पेशेंट होता है उनको ठीक करने के लिए एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स दी जाती है। ये सीधा जाकर के माइंड पे असर करती है और उसके साथ में ये क्या करती है, पेशेंट को मेंटली रूप से ठीक करने में हेल्प करती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरप्रोमाजाइन। क्लोरप्रोमाजाइन 300 से लेकर के 1500 mg पर डे इसको दे सकते हैं हम लोग। और अगर इसको IM इंजेक्शन के रूप में देंगे तो 50 से लेकर 100 mg पर डे के हिसाब से हम इसको दे सकते हैं। इसके बाद में हेलोपेरिडोल 5 से 100 mg पर डे और 5 से 20 mg पर डे IM इसको दे सकते हैं। थर्ड है क्लोज़ापाइन। क्लोज़ापाइन टेबलेट इसको 25 से लेकर 450 mg पर डे के हिसाब से हम इसको दे सकते हैं। तो ये कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। इसके अलावा और भी ड्रग्स इसके साथ में दी जाती है, जैसे डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटी पार्किंसन एजेंट। एंटी पार्किंसन एजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी दवाई है जो पेशेंट में जो भी एक्स्ट्रा सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, जो पेशेंट को वाइब्रेट कर रहे हाथ और पैर को, जो कि जनरली देखा जाता है कि 60 साल या 65 साल की एज के बाद में मेल में ही ज्यादातर देखा जाता है। तो ऐसी वाली कंडीशन अगर किसी को हो तो उसको भी ट्रीट करने के लिए एंटी पार्किंसन एजेंट दिया जाता है। इसके बाद है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग में कौन सा है, फ्लूपेनाजाइन। फ्लूपेनाजाइन ड्रग पेशेंट को कब दिया जाता है, जब उसको मतलब ज्यादा असर करना चाहते हैं, मतलब जब भी किसी पेशेंट को हम लोग क्या चाहते हैं कि इसको कम दवाइयां दी जाए लेकिन लंबे समय के लिए दी जाए। तो फ्लूपेनाजाइन जो टेबलेट होती है ये क्या होती है, 3 हफ्ते में एक बार हम इसको देते हैं, 3 से 4 हफ्ते में एक बार, जैसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये क्या करती है, लंबे समय तक पेशेंट को कंट्रोल में करके, पेशेंट की जो भी बिहेवियर होता है, पेशेंट का जो भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होता है, स्किज़ोफ्रेनिया को कंट्रोल में करके रखने का काम ये लंबे समय तक करती है।
इसके बाद में हम देखते हैं फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी मतलब पेशेंट को शारीरिक रूप से हम लोग क्या क्या थेरेपी, क्या क्या चिकित्सा दे सकते हैं। तो जब भी पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया वाली कंडीशन में होता है तो कभी कभी एंजाइटी ज्यादा होने की वजह से, या मेनिया, डिप्रेशन, या पेशेंट को किसी भी ऐसी हाइपर एक्टिविटी वाली कंडीशन अगर होती है तो पेशेंट को कंट्रोल में करने के लिए हम लोग उसको इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के ब्रेन के दोनों वेंट्रिकल्स पर इलेक्ट्रिक लोड लगाते हैं, जिसकी वजह से और उसमें करंट छोड़ते हैं। ये थेरेपी पेशेंट को कंटिन्यूअसली दी जाती है, बहुत सी बार दी जाती है। इसको कितनी बार देते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है, इसको आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी देखेंगे। तो इस प्रकार की एक थेरेपी पेशेंट को देते हैं। इसके बाद में साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मतलब पेशेंट का माइंड बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को अलग बिठा करके, इंडिविजुअल या ग्रुप में बिठा करके, सभी लोगों के साथ में या फैमिली के साथ में बिठा करके पेशेंट को इस तरह की बातें की जाती है उसके साथ में, जो उसके मानसिक रूप से उसे कंट्रोल में करने के लिए हेल्पफुल हो। इस तरह की बिहेवियर थेरेपी उसको दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिलू थेरेपी। मिलू थेरेपी क्या होता है? मिलू थेरेपी का मतलब होता है पेशेंट को, इसका दूसरा नाम सिचुएशनल थेरेपी भी होता है। सिचुएशन, जैसी पेशेंट की सिचुएशन घर पे है या जैसा पेशेंट पहले जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में था, पेशेंट को उसी तरह की सिचुएशन हॉस्पिटल में भी दिलाने के लिए मिलू थेरेपी दी जाती है। मिलू थेरेपी में क्या होता है कि जो माहौल घर पे पेशेंट का होता है या जो माहौल पेशेंट को पसंद होता है, उसी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल का जो भी एनवायरमेंट है उसको चेंज कर दिया जाता है। हॉस्पिटल का एनवायरमेंट चेंज करके और जैसा पेशेंट को एनवायरमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग पूरा आसपास का वातावरण बना दिया जाता है। तो इस थेरेपी को बोलते हैं मिलू थेरेपी। इससे पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है और ज्यादा जल्दी उसके चांसेस होते हैं ठीक होने के। इसके बाद में साइको सोशल रिहेबिलिटेशन, मतलब मनोसामाजिक रिहेबिलिटेशन या पुनर्जीवन पेशेंट को देने के लिए जो भी उसकी स्किल्स है उनको डेवलप करते हैं। किस तरीके से? फर्स्ट है सोशल स्किल ट्रेनिंग। पेशेंट को सोशल स्किल ट्रेनिंग देते हैं, सेल्फ केयर करना सिखाते हैं, मतलब किस तरीके से वो खुद की केयर कर सकता है। कम्युनिकेशन, पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, और उसकी जो भी कम्युनिकेटरी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स पेशेंट के सामने रखते हैं, बहुत सारी समस्या उसके सामने रखते हैं और उससे उनका सॉल्यूशन मांगते हैं, तो क्या वो सोल्व कर पाता है, तो इन सभी कंडीशन को उसका देखते हैं। इसके बाद आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की जो स्किल्स होती है, मतलब किस तरीके से लोगों के साथ घुलना मिलना है, तो उसकी जो स्किल्स होती है वो पेशेंट के अंदर डेवलप करते हैं। इसके बाद है कोग्निटिव थेरेपी। कोग्निटिव थेरेपी का मतलब होता है पेशेंट की जो ब्रेन की फंक्शनिंग है उसको ठीक करना, ब्रेन का जो भी काम होता है उसको ठीक करना या सुचारू रूप से चलाना। उसके लिए क्या करता है? कंसंट्रेशन, अटेंशन और स्पीच, मतलब पेशेंट का ध्यान और पेशेंट का कंसंट्रेशन, एकाग्रता, और पेशेंट की स्पीच मतलब बोलना और बोलने का तरीका, इन सब चीजों पर काम किया जाता है। इसके बाद में वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर में क्या क्या आता है कि पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कीप स्ट्रेस अवेयर। पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि उसको स्ट्रेस अवेयर रखना है, मतलब स्ट्रेस फ्री रहना है, स्ट्रेस से दूर रहना है, ज्यादा तनाव नहीं लेना है और ऐसे काम करना है जो उसको तनाव ना दे। उसके बाद में सोशल कॉन्टेक्ट, पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि सोशल कॉन्टेक्ट बनाए, लोगों से घुले मिले ज्यादातर। इसके बाद में फैमिली का सपोर्ट भी जरूरी होता है, तो फैमिली वालों को भी बोलेंगे कि पेशेंट का सपोर्ट करे और अच्छी तरीके से इसके साथ रहे, इसको ऐसे ही समझे, इसको एज ए पेशेंट के रूप में ना ले, साइकेट्रिक पेशेंट के रूप में ना ले। जो भी आपका फैमिली मेंबर जो पेशेंट बनकर हॉस्पिटल में आया है उसका पूरा सपोर्ट करें। इसके बाद में गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो पेशेंट को गाइडेंस और काउंसलिंग करने का काम हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट भी हम इस पेशेंट का करेंगे लास्ट में एक नर्स के रूप में। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा? इंप्रूव थॉट प्रोसेस एंड लिव इन प्रेजेंट कंडीशन। पेशेंट को जो भी अभी प्रेजेंट कंडीशन है, मतलब वर्तमान की कंडीशन में पेशेंट को जीना है, किस तरीके से उसको रहना है, उस कंडीशन से उसको, और जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी घटनाओं से उसको, मतलब उसको अवेयर करवाना है, मतलब जागरूक करवाना है पेशेंट को। तो इस कंडीशन ये हम करेंगे। इसके बाद में इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस टू कम्युनिकेट विद अदर्स, मतलब पेशेंट का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको इंप्रूव करेंगे ताकि वो दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके, आत्मविश्वास बढ़ाने वाले काम उसके साथ करेंगे। इसके बाद है इंप्रूव सोशलाइजेशन टू चेंज बिहेवियर पॉजिटिवली, मतलब जो भी व्यक्ति है, जो भी हमारा पेशेंट है, उसका व्यवहार सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको समाज में या समाज के लोगों से या आसपास के लोगों के साथ में उसको घुलना मिलना सिखाएंगे, या हम इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि वो लोगों से ज्यादातर बातचीत करे, कम्युनिकेशन अपना बढ़ाए और अच्छी तरीके से खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करें। इसके बाद में मेंटल, फिजिकल एंड पर्सनल हाइजीन, मतलब पेशेंट अपना शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और खुद का पर्सनल व्यक्तिगत हाइजीन, मतलब स्वच्छता को भी बढ़ावा दे। इसके लिए भी हम उसको थोड़ा सा
एडवाइस करेंगे। इसके बाद है प्रोवाइड एडिकेट डाइट, पेशेंट को अच्छी डाइट देंगे ताकि उसका ब्रेन अच्छी तरीके से डेवलप हो और वो जल्दी जल्दी ठीक हो सके। इसके बाद है मेंटेन आईपीआर विद पेशेंट, मतलब पेशेंट के साथ में एज ए नर्स या एज ए डॉक्टर भी हमको उसके साथ में पर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ताकि उसके साथ में कम्युनिकेट कर सके और वो अच्छी तरीके से हमसे बात कर सके और उसकी जो प्रॉब्लम्स हमको बता सके। इसके बाद है प्रोवाइड मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड, जिस तरह की डॉक्टर ने मेडिकेशन दिया है उस मेडिकेशन को उसको एज ए नर्स हमको प्रोवाइड कराना है पेशेंट को ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो सके। तो ये है स्किज़ोफ्रेनिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और स्किज़ोफ्रेनिया समझ में आया होगा। और अगर कोई टॉपिक इसके अंदर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अगर चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।